कि टिंडल प्रभाव यानी प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, यानी टिंडल प्रभाव जो है कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का परावर्तन के या प्रकाश का अपवर्तन का या प्रकाश का विक्षेपण का या प्रकाश का प्रकीर्णन का। तो बताइएगा किसका करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको मिल रहा है एक का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 का, C2H6 का, C2H4 का, इनमें से सभी। तो बताइएगा 2 का सी ऑप्शन आपको C2H4 आपको फाइनली आंसर हो जाए, यानी 2 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा जी। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो बताइएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा जी, इथेनॉल आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी, 3 का ए ऑप्शन में आपको फाइनली आंसर हो जाएगा इथेनॉल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 का, कि निम्न में से कौन आहार यानी श्रृंखला का निर्माण करता है, घास गेहूं तथा आम को, या घास बकरी तथा मानव को, या बकरी गाय तथा हाथी को, या घास मछली तथा बकरी को। किसका, तो बताइएगा किसका, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन आपको घास बकरी तथा मानव। क्या हो जाएगा जी, घास बकरी तथा मानव हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही से आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग। आ गया आपका क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या कितनी है, यानी मानव के हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या है। चला तो मानव हृदय में कोष्ठ जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। 5 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यानी कहलाता है जी, तो क्या कहलाता है, तो 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी अपचयन। क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं, यानी 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 18 है। तो बताइएगा 7 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होते हैं। कितने, 18 होते हैं, यानी 7 के डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। बताइएगा 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, बने रहिएगा और अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन यानी पुनरुद्भवन है, यानी उदाहरण है जी, हाइड्रा का, अमीबा का, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा ये जो हो जाएगा 9 का फाइनली आंसर, यानी हाइड्रा। क्या हो जाएगा जी, 9 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी गति कर रही है, तो इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, 2, 1 आधे, 1 चौथाई। तो बताइएगा इसका 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा, 10 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, आधे। क्या हो जाएगा जी, आधे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी, 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या 6 होते हैं, या 7 होते हैं। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 11 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो बताइएगा, तो एक अणु में कितने होते हैं जी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 6। कितना होगा,
6 हो जाएगा, यानी 6 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। किसको? धनात्मक और ऋणात्मक को। कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, यानी ऋणात्मक को लेते हैं। क्या लेते हैं जी? ऋणात्मक को। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है जी? तो बताइएगा 14 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यकृत से। किससे? यकृत। यकृत आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो 14 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं आपका क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपको 15 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एरोडीकरण, समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 16 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एरोडीकरण। क्या हो जाएगा जी? एरोडीकरण। आपको 16 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होना चाहिए आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी अनंत। क्या हो जाएगा जी? अनंत, अनगिनत हो सकता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्ण यानी उष्ण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत होते हैं। 19 नंबर, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, यानी थर्मोकोल, इनमें से कोई, यानी इनमें से सभी। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसका थर्मोकोल हो जाएगा। ठीक है, 19 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी धनात्मक कर रहा है ना जी, तो धनात्मक हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस। यानी निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का आपको फाइनली विधि पाई जाती है, यानी कवक में जो है कौन सी विधि पाई जाती है जी? तो बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, या मृतजीवी। क्या हो जाएगा जी? मृतजीवी। तो आपको 22 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है जी? बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 23 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका फाइनली आंसर I²RS, यानी I²R हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? I²R फाइनली आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन सा अंग यानी संवेदी ग्राही नहीं है? तो बताइएगा, कान है कि आँख है कि नाक है कि दिमाग है? बताइएगा। 34 का यानी 24 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका दिमाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दिमाग। तो दिमाग आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? 24 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का यानी दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसका उपयोग किया जा सकता है? तो अब यानी उत्तल दर्पण को, किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर है आपका कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक है? यानी सबसे बड़ा होता है लाल का, नीला का, पीला का, बैगनी का, किसका होता है जी? 26 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको ए ऑप्शन, यानी लाल। क्या है जी? लाल है। क्या है? लाल है। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण क्या है जी?
बताइएगा 27 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमारा हाथ और कुत्ते के यानी अग्रपाद और हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी यानी उपरोक्त सभी, यानी इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा फाइनली आंसर, यानी 27 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा आप लोग, कंटिन्यू हमारे साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बने रहिए। आप लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइएगा आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, यानी कोयला है कि लकड़ी है कि पेट्रोलियम है कि बायोमास है। बताइएगा उत्तम ऊर्जा स्रोत, यानी उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी पेट्रोलियम। क्या है जी? पेट्रोलियम है। 28 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि कौन अंतः स्रावित और स्त्री ग्रंथियों जैसे कार्य नहीं करता है जी? तो क्या नहीं कार्य करता है? यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए 30 नंबर, फ्लेमिंग के यानी वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की यानी तर्जनी संकेत करती है जी। बताइएगा, इसका बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करता है। चलिए 31 नंबर है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अध जले शव को बहाना, गंगे में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो बताइएगा 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि गंगा में मछली पालना, यानी 31 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपको कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, यानी किसको कहा जाता है जी? किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी पुंकेसर को। किसको? पुंकेसर को कहा जाता है। 32 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बने रहिएगा आप लोग इसे। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को यानी संशोधित किया जा सकता है जी? तो बताइएगा 33 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको उत्तल लेंस, क्या चीज़ का उपयोग किया जा सकता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। 33 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा 34 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बी ऑप्शन, यानी CaOCl2। क्या है? CaOCl2। ठीक है, आपको 34 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 35 का कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है जी? अम्ल का, क्षार का, लवण का, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बी। किसका? क्षार का। किसका जी? 35 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो बताइएगा 36 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी ऑप्शन, यानी चमड़ी का रंग। क्या होगा जी? चमड़ी का रंग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं 37 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है या 7 होता है कि 8 होता है कि 9 होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है जी
वो 7 होते हैं। कितना होते हैं? 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है जी? 7 होता है। चलिए 38 नंबर है आपका कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी CH4 है कि C2H6, C2H4, C3H8। तो अब बताइएगा 38 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन, यानी 38 का सी ऑप्शन C2H4। C2H4 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो हो जाएगा एक आबंध। क्या हो जाएगा? एक आबंध आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है जी? व्यापारिक मात्रक क्या है जी? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यूनिट। क्या हो जाएगा जी? यूनिट। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा क्वेश्चन 2, तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो आंसर का उत्तर, तेल एवं वायु युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वायुयुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि बताया जाए तेल एवं वायुयुक्त मतलब वायुयुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, मतलब वायु जिसमें वायु प्रवेश ना करे, रखने से। अब ये भी बताएगा आपको कि जितने भी चिप्स या कुरकुरे की जो पन्नी होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। क्यों? वही से संक्षारित न हो, बास ना आए। देखते हैं कि कुरकुरा में 10 दिन पहले पैक हुआ, 1 महीना पहले पैक हुआ, लेकिन वैसे का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि में वो वायु प्रवेश ही नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ है ना कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, मतलब वायुरोधी मतलब जहाँ पर वायु का प्रवेश ना हो, रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वायुयुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो, ताकि उसमें क्या ना हो? उपचयन ना हो। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? मतलब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, मतलब जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट के घोल में क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ देखेंगे रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप तरीका बदल दीजिए। ठीक है, आपको जो मेहनत है, जो मेहनत करीब है, जो आपका कामक है वो काम कीजिए। आप पढ़ने का चीज़ है पढ़िए, इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आप अपने आप में जुनून ना ला के पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, चलिए तो सबसे ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न संख्या यानी 1 से 80 तक। प्रत्येक यानी प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एग्जाम में सेम ऐसा ही 4 विकल्प दिया रहेगा और जिनमें से एक सही, यानी 4 में से आपको एक को सही चुनना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR यानी OMR सीट पर चिन्हित करें, यानी उसको रंगना है। ठीक है, जो जैसे ए ऑप्शन सही है तो ए को रंगना है, बी ऑप्शन सही है तो बी को रंगेंगे, सी ऑप्शन ये सही है तो सी को रंगेंगे, डी को सही है तो डी को रंगेंगे। ठीक है, OMR सीट में। ठीक है, चलिए चिन्हित करें। केवल कितना, यानी 80 प्रश्नों में से, सोशल साइंस में 80 प्रश्न में से केवल 40 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जी, बताइएगा कि एशिया और यूरोप के बीच
कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, यानी उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ यानी दक्षिण पथ। तो बताइएगा जी, इसका जो हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। तो आपको रेशम मार्ग किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जी? तो एक का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर, चोरी यानी चोरी चौरा कांड यानी चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? यानी किस आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को। किसका? असहयोग आंदोलन का क्या कर दिया? बंद कर दी। यानी 2 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है जी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जी? 7 है या 9 है या 8 है या 10 है जी? बताइएगा जी, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत जो है केंद्र शासित प्रदेश 9 है। कितने हैं जी? 9 है। तो ध्यान दीजिएगा और मेहनत कीजिए, मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा, आप हर कुछ कर सकते हैं। आप जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ पढ़ाई के बदौलत आपके पास पढ़ाई है और आपके पास ज्ञान है तो आप हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, कम से कम आपको 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम का भी टाइम बहुत कम समय है, इसीलिए जारी करिए और जल्दी जल्दी आप लोग भी मेहनत कीजिए ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, घबराना ही नहीं है। चलिए बने रहिएगा अगले तक। अगला क्वेश्चन बताइए, आपका क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2004 में या 2005 में या 2006 में या 2007 में? तो सूचना का जो अधिकार कानून जो पारित हुआ वो 2005 ईस्वी में ही हुआ। कब हुआ जी? 2005 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आपको 5 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तू ने ही कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा कि रूसो ने कहा कि सुकरात ने कहा? बताइए जी, किसने कहा है? किसने कहा है जी? तो अब्राहम लिंकन ने ही कहा, यानी 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? यानी 72वां से 73वां से 74वां से 75वां से? बताइएगा किस संशोधन से आपका ये संविधान प्राप्त हुआ जी? बताइएगा आप फाइनली आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 73वां। किससे? 73वां। आपको 73वां किस ऑप्शन में नजर आ रहा है जी? 7 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है जी? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपका कहानी। यानी अशिक्षा है कि गरीबी है कि बेरोजगारी है कि इनमें से कोई नहीं है जी? इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी है जी, अशिक्षा भी है, गरीबी है, बेरोजगारी भी है, इनमें से सभी। आपको डी फॉर डॉग ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? फाइनली आंसर।
9 का आपको फाइनली जो है बिहार में यानी रज्जू मार्ग कहाँ है, यानी बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है जी, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बताइएगा ये कहाँ पे है, तो राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है चला, राजगीर में है, यानी 9 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, यानी सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा चिगोचेला, ध्यान दीजिएगा, आपको मध्य युग में ही हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था जी, मध्य युग में। तो 10 का ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए सुनिएगा आपका क्वेश्चन, गोविंद यानी सागर कृत्रिम यानी जलाशय संबंधित है, यानी रिंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, नरौड़ा बांध से। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा यानी भाखड़ा नांगल बांध से ही जुड़ा है, किस चीज से, ठीक है ना। 11 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य हैं उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। बताइए इसका फाइनली आंसर उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा जी, फाइनली आंसर। चलिए अगला नंबर है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी 13 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन यानी दक्षिण बिहार। कौन हो जाएगा जी, दक्षिण बिहार आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, यानी वियना का कांग्रेस की, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये जो हुआ था 1871 ईस्वी में, वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी 14 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त बहुत आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू इससे साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग मेहनत करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किसी भी कठिनाई का आप लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसे याद अभी से ही करना चालू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कतें ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बने रहिएगा। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन यानी स्थापित हुआ। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी संवैधानिक राजतंत्र, यानी आपको 15 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, बताइएगा किसने किया है जी, तो ट्रांस्टस्की ने, किसने, ट्रांस्टस्की ने ही किया, यानी 16 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। किसने करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना कौन करता है जी, वित्त विभाग, यानी वित्त विभाग नहीं करता है, यानी 17 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो बताइएगा बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य ही कहलाता है, बिहार जो है ना पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है, पता है। चलिए 19 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का, यानी आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन का, समाज सेवा, परोपकार, यानी जीविकोपार्जन। ठीक है,
तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 19 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसे याद कर लीजिएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? यानी दादा भाई नौरोजी, क्या नौरोजी। ठीक है, चलिए 21 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बताइएगा। यानी भूमि विकास बैंक। आपको 21 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर बताइएगा, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी? उपभोक्ता, तो बताइएगा 17 मार्च या 15 मार्च या 19 अप्रैल या 22 अप्रैल को। तो आप बता सकते हैं जी, इसका फाइनली आंसर होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 15 मार्च को ही मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 23 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है जी? क्या है बताइए, क्या है? यानी इसका कारण है कि अधिक सिंचाई करवाना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। बताइए इसका फाइनली आंसर, यानी हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में सोपानी कृषि का प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा आप लोग। इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, वो भी क्लास कर सके, ताकि और जुनून लगाइए, मेहनत कीजिए। बताइएगा 25 नंबर, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बताइएगा कौन सा मिट्टी बिहार में पाई जाती है जी? बताइएगा। 25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या मिट्टी? कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी आयुर्वेदिक का जनक किससे, यानी किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, यानी सुश्रुत को, इनमें से कोई नहीं बता सकते हैं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सुश्रुत का। ठीक है, चलिए आपको 26 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 15, 20, 25, 18। बताइएगा किसका आंसर? इसका 27 नंबर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी 27 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर है, निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है जी? मैग्नेटाइट का, अभ्रक का, बॉक्साइट का, चूना पत्थर का। 28 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैग्नेटाइट का। ठीक है, चलिए 29 नंबर है, सबसे घटिया कोयला है? तो बताइएगा सबसे घटिया जो कोयला होगा वो जो हो जाएगा 29 का डी ऑप्शन, यानी पीट। क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। 30 नंबर, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान, चाय। तो बताइएगा 30 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सी, यानी जो है रोपण फसल नहीं है जी, रोपण फसल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला नंबर क्वेश्चन
ये कमेंट करके बता सकते हैं। 30 और 31 का भारत की प्रमुख खदान यानी फसल कौन सा है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, समझदार होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से याद करके इसे याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, कठिनाई हो ना हो, परेशानी ना हो।